हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 और इससे संबंधित सभी विषयों को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये बिल आखिर है क्या और दिल्ली एनसीआर में क्यों इस बिल के खिलाफ लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। क्या ये बिल दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट के अधिकार को खत्म करता है और दिल्ली पर केंद्रीय सरकार के तानाशाही रवैये की ओर बढ़ता हुआ एक और कदम है। तो इन सभी सवालों का जवाब आज हमको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा। मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक पर स्वागत करता हूं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये बिल चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जीएनसीटीडी संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान की गई है। देखिए, यह जो बिल है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली विधेयक 1991 का ही संशोधित रूप है। ये जो संशोधन विधेयक है इसे 15 मार्च 2021 को लोकसभा में और 24 मार्च 2021 को राज्यसभा में पास कर दिया गया है। तो अब बात आती है कि आखिर इस बिल पर विवाद क्यों हो रहा है। तो देखिए, दिल्ली की सरकार इस बिल का विरोध कर रही है, दिल्ली की जनता और विधानसभा इस बिल का विरोध कर रही है। दिल्ली की गवर्नमेंट का कहना है कि केंद्र सरकार इस बिल के द्वारा दिल्ली के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। मतलब ये जो बिल है ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसी बिल के विरोध में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्विटर के माध्यम से अपना विरोध जताया था। देखिए, यह पहली बार नहीं है जब हमें केंद्र और दिल्ली सरकार के मध्य राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। दोनों के बीच शक्तियों को लेकर टकराव पहले भी हो चुका है। तो चलिए, बिल के ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो कि विवादित है, यह जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी और कहां से इसका इतिहास शुरू होता है। तो देखिए, दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य की शुरुआत होती है 1911 में। अगर हम इसके पूर्व में जाएं तो हमें पता चलता है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था और बंगाल विभाजन के कारण 20वीं शताब्दी का भारत में सबसे बड़ा आंदोलन शुरू होता है जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। अब 1905 के बाद स्वदेशी आंदोलन के कारण भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां निरंतर बढ़ती जा रही थी, लेकिन इन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों से परेशान होकर 12 दिसंबर 1911 में ब्रिटिश शासन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें उस समय के भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा घोषणा की गई कि भारत की प्रशासनिक राजधानी कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली को बनाया जाएगा। क्योंकि 1911 तक देखिए, बंगाल जो था दोस्तों वो क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया था और अंग्रेजों के लिए बंगाल से शासन चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। तब उन्होंने 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया और 1912 में दिल्ली भारत की प्रशासनिक राजधानी बनाई गई। अब भारत की आज़ादी के बाद जब राज्यों का गठन किया जा रहा था तब 1952 में दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया गया और पहली बार 1952 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव करवाए गए, जिसके पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार के चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव बनाए गए। लेकिन इसके बाद 1956 में एक एक्ट लाया गया जिसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1956 में इस एक्ट के द्वारा 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। और देखिए, केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद दिल्ली विधानसभा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, क्योंकि सामान्यतः आप सभी जानते हैं किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं होती। इसके बाद 1987 में सरकारिया आयोग ने अपनी सिफारिश की कि दिल्ली को एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए जिसमें अपनी स्वयं की विधानसभा हो। तब सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर 1991 में 69वां संविधान संशोधन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस फैक्ट को आप नोट कर लीजिएगा। ये संविधान संशोधन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 1991 में 69वें संविधान संशोधन के तहत द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल, जिसे जीएनसीटीडी बिल के नाम से जाना जाता है, 1991 में पारित किया गया और इस बिल के आधार पर और इस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा देखिए, दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया जिसकी स्वयं की विधानसभा भी बना दी गई।
इस बिल के तहत संविधान में आर्टिकल 239 ए और आर्टिकल 239 बी को जोड़ा गया था। अब आप सबसे पहले इन दोनों आर्टिकल को समझ लीजिए। तो देखिए, संविधान के आर्टिकल 239 ए के तहत यह प्रावधान किया गया है कि दिल्ली में उपराज्यपाल जो है वो मंत्री परिषद की सिफारिश पर काम करेगा, और इसी की धारा 4 में उपराज्यपाल किसी डिसीजन को राष्ट्रपति को प्रेषित कर सकता है। क्लियर? इस अधिनियम द्वारा देखिए, दिल्ली विधानसभा की शक्तियां, उपराज्यपाल की जो शक्तियां हैं और उपराज्यपाल को जानकारी देने से संबंधित मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं, ये सभी निर्धारित कर दिए गए। अब 1992 में पुनः एक बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव शुरू हुआ, लेकिन देखिए 1992 के बाद दिल्ली और केंद्र में अधिकतर समय एक ही पार्टी की गवर्नमेंट रही। शीला दीक्षित 15 साल तक कांग्रेस पार्टी की सीएम रही और उसी वक्त केंद्र में भी अधिकतर समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा। किंतु 2014 में आप सभी जानते हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार अस्तित्व में आ गई और दिल्ली में भी इस समय आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आ गई, और यहीं से 2014 के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र के मध्य में तकरार शुरू हुई। 2014 में केंद्र पर आरोप लगाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा भी दे दिया था, और उस समय के उपराज्यपाल नजीब जंग के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। तब सुप्रीम कोर्ट में 2018 के जो चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, इनकी 5 सदस्यीय पीठ ने अपना निर्णय सुनाया था, और अपने निर्णय में इन्होंने कहा था कि उपराज्यपाल जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करेंगे। मतलब दिल्ली में जो वास्तविक शक्तियां होगी वो वहां की मंत्री परिषद के हाथों में होगी, क्योंकि मंत्री परिषद को वहां की जनता ने इलेक्ट करके भेजा है। इसके अलावा केवल दिल्ली की पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि संबंधित जो मामले हैं वही उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे, और इसके अलावा जितने भी अन्य मामले हैं और जितने भी अन्य डिसीजन हैं वो वहाँ की मंत्री परिषद टेकल करेगी, और अंतिम रूप से वहाँ की मंत्री परिषद ही इन पर निर्णय लेगी। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मंत्री परिषद के निर्णय के बारे में उपराज्यपाल को सूचित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर वहाँ पर उपराज्यपाल का पद है तो उन्हें सूचना दी जानी चाहिए, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में उपराज्यपाल एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि दिल्ली के उपराज्यपाल की स्थिति जो है वो अन्य राज्य के उपराज्यपाल जैसी नहीं है, बल्कि सीमित अर्थ में देखा जाए तो वो केवल एक प्रशासक है, न कि दूसरे राज्यों के राज्यपाल की तरह उसका पद है। तो इस प्रकार देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उपराज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं इन्हें बाउंडेड कर दिया था और इन्हें सीमित कर दिया था, और अधिकतर जो शक्तियाँ हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट को सौंप दी गई थी। अब देखिए, इस फैसले के बाद तो लगा था कि मामला सुलझ गया है, लेकिन इस फैसले को देखिए, केजरीवाल सरकार ने भी अपने वर्चस्व की जीत मान लिया, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद दिल्ली सरकार ने किसी भी निर्णय को लागू करने से पहले उपराज्यपाल के पास कार्यकारी मामलों की जो फाइल है उन्हें भेजना बंद कर दिया। मतलब निर्णय लागू कर देने के बाद दिल्ली सरकार राज्यपाल को बताती थी कि ये हमने निर्णय लागू कर दिया है, चाहे वो ऑड इवन का निर्णय हो, दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ करने का निर्णय हो, पहले इन्हें लागू कर दिया जाता था और उसके बाद उपराज्यपाल को इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। लेकिन देखिए, ऐसी कंडीशन में उपराज्यपाल के भी एक महत्वपूर्ण अधिकार का हनन हो रहा था, जो कि संविधान के आर्टिकल 339 के ए की धारा 4 में देखने को मिलता है। अभी इस धारा के बारे में मैंने आपको बताया था। इस धारा में कहा गया है कि राज्यपाल किसी भी संवैधानिक निर्णय को राष्ट्रपति को प्रेषित कर सकता है, लेकिन अगर निर्णय पहले ही लागू किया जा चुका है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। अब यहीं से देखिए, पिक्चर थोड़ी और उलझी, और अब केंद्र सरकार के द्वारा GNCTD अमेंडमेंट बिल 2021 लाया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस एक्ट में कौन से प्रावधान विवादित हैं, जो कि दिल्ली सरकार के जो मूल अधिकार हैं उनका हनन करते हैं। तो देखिए, इस बिल में प्रावधान किया गया है कि विधानसभा के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब LG होगा। मतलब देखिए, इस प्रावधान में दिल्ली विधानसभा का जो अस्तित्व है वो सीधे सीधे खतरे में पड़ गया है और उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब कोई भी कानून जो कि दिल्ली में बनाया जाएगा या फिर लागू किया जाएगा वो राज्यपाल के नाम से ही लागू किया जाएगा। इसके अलावा देखिए,
सरकार को कोई भी फैसला लागू करने से पहले उपराज्यपाल की राय लेनी पड़ेगी। इसमें वह फैसले भी शामिल है जो कि मंत्रिमंडल करेगा। तो यहाँ पर आप समझिए कि उपराज्यपाल और राज्यपाल के जो पद हैं वो सीधे ही केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। अब दिल्ली की गवर्नमेंट अगर कोई भी फैसला लेती है और केंद्र सरकार अगर उसमें टांग अड़ाती है तो केंद्र सरकार उपराज्यपाल को उस निर्णय को रोकने के लिए प्रेरित करेगी। तो ऐसी कंडीशन में देखिए राज्य की जनता का लॉस होगा और दिल्ली की जो इलेक्ट की हुई गवर्नमेंट है वो अपने स्वतंत्र फैसले नहीं ले पाएगी। अब हर छोटे छोटे फैसले पर उन्हें उपराज्यपाल की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब क्योंकि उपराज्यपाल का जो पद है वो केंद्र के अंडर में है तो ऐसी कंडीशन में उपराज्यपाल वही करेगा जो कि केंद्र सरकार आदेश देगी। इसके अलावा एक और विवादित प्रावधान है कि एलजी उन सभी मामलों को तय करेंगे जिनमें उनकी राय मांगी जानी चाहिए। मतलब अब दिल्ली में सरकार को किन किन मामलों में उपराज्यपाल की राय लेनी चाहिए ये भी उपराज्यपाल ही डिसाइड करेंगे। अब अगर इस प्रावधान को लागू किया जाता है तो सारी प्रशासनिक जो शक्तियां हैं वो इनडायरेक्टली उपराज्यपाल के हाथों में चली जाएगी। इसके अलावा विधानसभा या उसकी कोई कमेटी ऐसा नियम नहीं बनाएगी जो उसे दैनिक प्रशासन की गतिविधियों पर विचार करने या किसी प्रशासनिक फैसले की जांच करने का अधिकार देता हो। मतलब अब दिल्ली की गवर्नमेंट अपने पहले वाले गवर्नमेंट के किसी भी अधिकारी पर या किसी भी मंत्री पर जांच के लिए कोई भी कमेटी नहीं बैठा सकती और इसके पहले लिए गए जो निर्णय हैं उस पर भी कोई जांच नहीं कर सकती। अब देखिए आप इसे यहाँ पर ऐसे समझिए कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो अब एक नौकर की तरह हो गई है जिसे कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने मालिक से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अब उसका मालिक कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा उपराज्यपाल। और आप सभी जानते हैं कि उपराज्यपाल का पद एक ऐसा पद है जिसे वोट के द्वारा नहीं चुना जाता। तो अब दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है उसे अपना कोई भी निर्णय लेने से पहले उपराज्यपाल की परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए एथिकली बात की जाए दोस्तों तो यह जो बिल है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है क्योंकि यह जो बिल है दिल्ली की जनता के द्वारा चुनी हुई जो सरकार है उसके अस्तित्व पर संकट पैदा करता है। दिल्ली की जनता वोट द्वारा किसी सरकार को चुने और वो अपने अधिकार से निर्णय भी न ले पाए तो ऐसे इलेक्शन का और ऐसी गवर्नमेंट का क्या फायदा। देखिए इस एक्ट के द्वारा दिल्ली की जो गवर्नमेंट के बचे हुए अधिकार हैं वो भी बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाएंगे। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकारों को बाउंडेड ही करना है तो दिल्ली को क्यों ना पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश ही घोषित कर दिया जाए। केंद्र सरकार चाहे तो बिल लाकर दिल्ली की विधानसभा को ही खत्म कर सकती है क्योंकि देखिए ये जो एक्ट है इससे तो दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई जो सरकार है उसका कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। दिल्ली के नागरिकों का वोट करना या ना करना दोनों ही इस कंडीशन में एक जैसा हो जाएगा क्योंकि उनके द्वारा चुनी गई सरकार ही उनके हित में स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी निर्णय नहीं ले पाएगी। तो अब इस बिल के आने के बाद देखिए संभावना तो यही है कि दिल्ली सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और सुप्रीम कोर्ट से अपने अधिकारों की प्रोटेक्शन की गुजारिश करे। तो अंतिम रूप से एक बार फिर से देखिए दिल्ली के इस राजनीतिक युद्ध की जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में आने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको GNCD अमेंडमेंट बिल जो कि 2021 में लाया गया है इस बिल की समस्याओं को और इस बिल के विवादित मुद्दों को बहुत ही डिटेल में समझाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस बिल के सभी फैक्ट बहुत ही अच्छे से याद हो गए होंगे। तो चलिए अब हम इस बिल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट देखिए दिल्ली में पहली बार विधानसभा के चुनाव कब करवाए गए। तो आप सभी जानते हैं 1952 में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और यहाँ पर पहली बार विधानसभा के चुनाव करवाए गए। सेकंड देखिए दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया। तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1956 में दिया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो वह संविधान संशोधन है 69वां संविधान संशोधन। और यह कब हुआ था दोस्तों। तो ये 1991 में किया गया था। किस वर्ष तक कोलकाता भारत की राजधानी थी। तो कोलकाता भारत की राजधानी 1911 तक थी। कोलकाता से राजधानी परिवर्तित करके दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया था। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन हैं। तो वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं।
और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो है अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित है। लास्ट फैक्ट देखिए, जीएनसीटीडी बिल कब लाया गया था? तो देखिए, यह जो बिल है जिसमें 2021 में संशोधन किया गया है, इसका जो मौलिक बिल है वो 1991 में लाया गया था। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि इस टॉपिक से हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।